तो ये टोटल थीम है, ठीक है। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। सबसे पहले एनालिसिस कर लेते हैं, तो पिछले 10 सालों में क्वेश्चंस कैसे पूछे गए हैं, सो वो जरा चेक कर लेते हैं। लास्ट 10 इयर्स किस तरह के, किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो देखो आपके, अगर मैं बात करूं यहां पर लास्ट 10 ईयर में 1 मार्क के कम है, लेकिन 2 मार्क के क्वेश्चंस काफी ज्यादा हैं। तो ज्यादातर आपको 2 मार्क के क्वेश्चंस मिलेंगे और आपके 3 मार्क के क्वेश्चंस भी काफी ज्यादा आते हैं। तो 2 मार्क और 3 मार्क का वेटेज काफी अच्छा है। ये देखो 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क। इस ईयर में जो 2015 का दिख रहा है ग्राफ, उसमें 1 मार्क के क्वेश्चन ज्यादा थे, ठीक है। 2 मार्क के कम, 3 मार्क के और भी कम, और फिर 1 मार्क और 2 मार्क और 3 मार्क। लेकिन ओवरऑल मेरा ये परसेप्शन है कि आप इस ग्राफ पे जाओ कि यहां पर 2 मार्क के क्वेश्चंस काफी दिख रहे हैं। सो इन दैट केस आपको 2 मार्क के जो क्वेश्चंस है डीएनएफ ब्लॉक के, वो प्रॉपरली करके जाने हैं, ठीक है। और उनमें से काफी ज्यादा क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलेंगे। चलिए अब सवाल ये है कि भैया 1 मार्क के क्वेश्चंस कहां से आते हैं। देखो 1 मार्क के जो क्वेश्चंस आते हैं वो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स से आते हैं, डीएनएफ ब्लॉक की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स से आते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। और 2 मार्क और 3 मार्क के क्वेश्चंस आपको जनरल प्रॉपर्टीज और डी ब्लॉक की जनरल प्रॉपर्टीज से आपको 2 मार्क और 3 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि हमें इन टॉपिक्स पे ज्यादा एम्फेसाइज करना है, ठीक है। सो तैयार हो गया तुम लोग। अब मैं क्या करवाने वाला हूं, जरा आप चेक करो। द इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ 2021, इस चैप्टर के इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स कराने वाला हूं। तैयार हो तुम लोग तो एक बार चैट में लिखो कि यस सर तैयार है हम। इतने में गर्म पानी मंगवा लेता हूं, मुझे लग रहा है थोड़ा गला मेरा जाएगा। तो जल्दी से बताओ फटाफट से, गर्म पानी गर्म पानी गर्म पानी प्लीज। तैयार हो, रेडी हो, रेडी स्टडी गो, स्टार्ट कर सकते हैं हम लोग। चलो तो बहुत अच्छी बात है, अमेजिंग 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 अमेजिंग, क्या बात है। मेरा बच्चा पार्टी एकदम तैयार है। ए स्क्वायर के लॉयंस आर सुपर रेडी, है ना। जस्ट राइट डाउन ए स्क्वायर लॉयंस आर सुपर रेडी, वी आर एक्साइटेड एंड वी आर रेडी। सर आप तो पढ़ाओ, है ना। अरविंद अरोड़ा सर बड़े चलो हम तुम्हारे साथ हैं, नहीं पॉलिटिकल एजेंडा बना दिया। नहीं, डेली का टाइमिंग है 8:15, 8:15 में मेरा सेशन शुरू होता है। समबडी इज आस्किंग दिस कि क्या है। तो चलो तो अब हम लोग क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट्स करेंगे सबसे पहले, है ना। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट से शुरू करते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। तो लेट्स स्टार्ट द सेशन। तैयारी है आप लोगों की। चलो सबसे पहले अपन डी ब्लॉक पढ़ने वाले हैं। डी ब्लॉक को अच्छे से पढ़ते हैं। सबसे पहली कहानी है कि भैया डी ब्लॉक के जो मेटल्स होते हैं उनको ट्रांजिशन मेटल्स भी बोलते हैं, ट्रांजिशन सीरीज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ट्रांजिशन मेटल्स भी कहा जाता है। आपने अपनी पीरियोडिक टेबल तो देखी होगी। अगर आप लोगों ने पीरियोडिक टेबल देखी है तो आपको पता होगा कि कुछ इस तरह से होती है आपकी पीरियोडिक टेबल। यहाँ पर आपके 2 ग्रुप्स होते हैं, उसके बाद यहाँ पर लगातार 10 ग्रुप्स होते हैं, फिर आपके पास यहाँ पर 6 ग्रुप्स होते हैं। ये तो जानते हो कि नहीं जानते हो, किस किस को पता है। अगर यहाँ पर ग्रुप नंबर 1 है और एक ग्रुप नंबर 2 है, तो उसके बाद ग्रुप नंबर 3 से लेके और ग्रुप नंबर 12 तक ये है। उसके बाद ग्रुप नंबर 13 से लेके ग्रुप नंबर 18 तक यहां पर है, ठीक है। ये आपको पता होगा। अब इसको अपन पता है कि इसको क्या बोलते हैं, एस ब्लॉक बोलते हैं, ठीक है, BLOCK। अच्छा इसको क्या बोलते हैं, इसको पी ब्लॉक बोलते हैं। और एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में एक ब्लॉक होता है जिसको क्या बोलते हैं, डी ब्लॉक। इसी को पढ़ना है हमें। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांजिशन मेटल भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन आसानी से होता है स्प्लिटिंग की वजह से। डी जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो ट्रांजिशन, उनमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन आसान होता है क्योंकि उनके पास डी ऑर्बिटल खाली होते हैं। तो यहाँ पर डी ऑर्बिटल खाली होने की वजह से इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन आसानी से हो जाता है, इसलिए हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट्स उन्हें कहते हैं, ट्रांजिशन सीरीज कहते हैं। बट यहाँ पर जो ग्रुप नंबर 12 है, हालांकि वो आता है डी ब्लॉक में ही। कौन है ग्रुप नंबर 12 में, जिंक, कैडमियम एंड मर्क्यूरी। आप देख लेना, ये जो 3 है हालांकि आते ग्रुप डी ब्लॉक में, लेकिन इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स या ट्रांजिशन मेटल नहीं कहते। इनको क्या नहीं कहते, ट्रांजिशन मेटल नहीं कहते। हालांकि ये डी ब्लॉक के मेटल्स हैं, बट दीज आर नो ट्रांजिशन मेटल्स। ऐसा क्यों, मैंने आपसे कहा कि इसको ट्रांजिशन नाम दिया ही क्यों गया, जरा सोचो। इनको ट्रांजिशन नाम क्यों दिया गया, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन आसानी से हो जाता है। और क्यों होता है, क्योंकि डी ब्लॉक, डी ऑर्बिटल खाली होते हैं, सही है। हाँ तो चलो देखो, यहां पर मैंने आपको बोला कि इनको ट्रांजिशन एलिमेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके पास डी ऑर्बिटल खाली होते हैं तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो जाता है। लेकिन जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी, इनके पास डी ऑर्बिटल खाली होते ही नहीं है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इन सबके पास जो ND आएगा उसमें टोटल 10 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे आपको, मतलब ये फुल्ली फिल्ड होते हैं।
तो जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी, अगर आप जिंक की अगर मैं बोलूं चलो जिंक का एटॉमिक नंबर कितना होता है 30, सही है, मैं इसको बोलूं कि तुम इसको भरो, तो ऑर्गन तक तो तुम लोग 18 भर दिए हो, तो ऑर्गन में 18 लिख दिया, उसके बाद क्या लिखोगे 3d10 एंड फिर 4s2, तो 3d पूरा भरा हुआ है। इनफैक्ट अगर मैं इसका ऑक्सीडेशन स्टेट में लेके जाऊं इसको Zn+2, आपको पता है 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके पास, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके Zn+2 फॉर्म में चला जाता है, आपको पता है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकाल भी दूं तो ये निकलेंगे ना, अभी भी क्या है 3d10 ही है, आ रहा है समझ में। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट में भी इसका डी ऑर्बिटल फुल्ली फिल्ड होता है, इसलिए इनको ट्रांजिशन मेटल नहीं कहते। हालांकि डी ब्लॉक में आते हैं, लेकिन इन्हें ट्रांजिशन मेटल नहीं कहते, इनको स्यूडो ट्रांजिशन कहते हैं। क्या कहते हैं? पर स्यूडो 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 ट्रांजिशन मेटल भी कहते हैं। वो होते हैं ट्रांजिशन सीरीज के अंदर ही, बट इन्हें स्यूडो ट्रांजिशन मेटल कहते हैं। सबको समझ में आ गया? तो आपको ध्यान रखना है। अब ये ट्रांजिशन सीरीज कौन कौन सी हैं, तो उसको जरा चेक कर लो। ट्रांजिशन सीरीज का या डी ब्लॉक के एलिमेंट्स का जनरलाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? ns 0 से 2, मतलब ns में 0 से लेके 2 इलेक्ट्रॉन तक भरे जा सकते हैं, और n-1 के अंदर d में 1 से लेके 10 इलेक्ट्रॉन तक भरे जा सकते हैं। और आपको सबको पता होगा कि किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाता है, ये तो आपको पता है। तो ये इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, आप ये अप्लाई होता है हर जगह पे। इज दिस क्लियर? अब कौन कौन सी सीरीज होती हैं आप उसको जरा चेक करो। सबसे पहले अपन 3D सीरीज की बात करते हैं ना। व्हाट यू मीन बाय 3D सीरीज, ये काफी बच्चों को नहीं पता होता, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं। देखो यहाँ पे जो 3D सीरीज है, इसका मतलब क्या है? इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो 3D में भरा जाएगा, आ गया समझ में। पर अगर मैं पूछूं कि इसका पीरियड क्या है, तो इसका बेटा इसका पीरियड है पीरियड नंबर 4। एक्चुअल में पीरियड नंबर 4 होता है, बट डी सीरीज कौन सी है? वो 3D है, याद रखोगे। मतलब इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में भरा जाएगा। एग्जांपल के तौर पे मान लो क्रोमियम ले लिया तुमने, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 24। अगर मैं बोलूं चलो इसका लिख के बताओ कि कैसे लिखोगे, तो तुम ऑर्गन तक 18 भर दिए, तो उसमें तो कोई टेंशन नहीं है। उसके बाद तुम क्या भरोगे? 3D में इलेक्ट्रॉन भरना है और 4s में। अब तुमको पता है ओहम रूल के हिसाब से 3D की एनर्जी ज्यादा होती है, तो तुम्हें कहां जाना पड़ता है? 4s में। यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन तुम भर के आओगे, फिर अंदर आओगे, 18 और 2 कितने हो गए? 20 और फिर अंदर आके तुमने क्या भरे? 4 और। लेकिन क्योंकि क्रोमियम में क्या होता है, एक एक्सेप्शन केस है, यहां से 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, समझ में आ गया, ताकि डी हाफ फिल्ड हो जाए। तो इसका एक्चुअल में अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 3D 5 एंड 4s1 होता है। और अभी भी अगर आप मुझसे पूछो कि इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां भरा गया, तो 3D में भरा गया। देखो ना, लास्ट इलेक्ट्रॉन 3D में भरा गया, इसलिए इसको क्या कहते हैं? 3D सीरीज कहते हैं। क्या आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो क्रोमियम का जो एटॉमिक नंबर होता है, जो कि एक्सेप्शन है, वो क्या होता है? 3D 5 एंड 4s1। ऐसी कॉपर भी है, कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा जाता है? दैट इज 3D 10 एंड 4s1, ऐसे लिखा जाता है। यह आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो इसमें क्रोमियम एंड कॉपर ये दोनों क्या होते हैं? एक्सेप्शंस होते हैं। सॉरी, कॉपर, क्रोमियम एंड कॉपर आर एक्सेप्शंस, ठीक है, जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होता है। अदरवाइज इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन 3D में भरा जाता है। अब इस सीरीज को याद कर लो, क्या है? शक्ति वक्रमन फीको निकुंजन, ऐसे याद करना है, संस्कृत का शब्द लगेगा तुम्हें। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, और ये तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। ग्रुप बता देता हूं, स्कैंडियम आता है ग्रुप नंबर 3 में, ये आता है 4 में, ये 5 में, ये 6 में। तो क्रोमियम ग्रुप नंबर 6 में आता है, जबकि पीरियड नंबर 4 है उसका। फिर उसके बाद ये 7, 8, 9, 10, 11, 12, जिंक ग्रुप नंबर 12 में आता है। ये तुम्हारी 3D सीरीज है, तुम्हें याद होनी चाहिए। उसके बाद अपन आते हैं 4D सीरीज में। 4D सीरीज यूट्रियम से शुरू होती है। 4D का मतलब इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन 4D में भरा जाएगा, इसलिए इसको 4D सीरीज कहते हैं। हालांकि इनका जो पीरियड है वो तो 5 है, इसका पीरियड नंबर 5 है, बट ये है 4D सीरीज। क्यों? क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन 4D में भरा जाता है। तो ये क्या है? वाई जर्नब मुंह तकरियो रे पड AGCD, ये मैंने लाइन बनाई है, मेरी खुद की लाइन है, मैं सच बता रहा हूं, मैं ही इसका इन्वेंशन किया हूं। तो ये वाई जर्नब मुंह तकरियो रा पड AGCD, दैट इज राजस्थानी लाइन, ठीक है। मैं राजस्थान का हूं, तो मैंने बैठे बैठे मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या करा, तो मैंने इसकी खुद की लाइन बना दी। मैंने कहा मैं किसी लड़के को बोलो, जर्नब नाम का लड़का, उसको बोलो ओए क्यों मेरा मुंह ताक रहा है, पढ़ ले। तो मैं ऐसे जब किसी को बोलता हूं तो उसको कैसे बोलोगे? उसको ऐसे बोलोगे, वाई जर्नब मुंह तक रियो रा पड AGCD। हालांकि उसको खुद ही को नहीं आती थी, ABCD होता है, लिखता है AGCD पर सिल्वर है ये। तो ABCD, तो ये होता है टोटल लाइन कि वाई जर्नब मुंह तक रियो रे पड AGCD। और अगली है 6, कौन सी? 5D सीरीज, जिसका पीरियड नंबर 6 होता है।
और ये LA से यानी लेंथेनम से शुरू होती है। इसको कैसे याद करोगे? ला हफ्ता डब्ल्यू रै, ये कहता है कि डब्ल्यू हफ्ता ला हफ्ता डब्ल्यू रै, समझ में आ गया? और आगे तुम खुद बना लेना, मेरे को इतना ही आता था। ला हफ्ता डब्ल्यू रे और इना पेटा, पता नहीं क्या बोल रहा हूं। सो ला हफ्ता डब्ल्यू रे, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड एंड मर्क्यूरी, ये इस तरह से मैंने याद करी थी। क्योंकि ये ना, ये जो ऑस्मियम दिखता है या अकेला है उस मेटल जो कि 3D8 दिखाता है, अदरवाइज कोई भी नहीं है। सो ये सारे मेटल्स आपको पता होने चाहिए। लास्ट में आता है मर्क्यूरी, ये है गोल्ड। और इसमें एक खास बात है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो दिख रहा है आपको, ये कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, इसको कोइनेज मेटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोइनेज मेटल। पुराने जमाने में इसमें क्या बनाए जाते थे? मेटल्स, इन्हीं मेटल से कोइन बनाए जाते थे, है ना? आज भी बनाए जाते हैं। सो कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड, इसको कोइनेज मेटल कहते हैं। इज दिस क्लियर? बहुत बढ़िया। सो ये सीरीज तुम्हें पता होनी चाहिए, थोड़ी थोड़ी बेसिक्स भी तुम्हारी क्लियर होनी चाहिए। अब हम चलते हैं जनरल प्रॉपर्टीज की तरफ, जिसपे से सवाल आते हैं। सो विल सी द डी ब्लॉक जनरल प्रॉपर्टीज जो तुम्हें पता होनी चाहिए। तो वो क्या है जरा आप देखो। सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं। सबसे पहले तो इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा होती है। दे आर मेटल्स, उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है क्योंकि वो मेटल है, इतनी आसानी से टूटती नहीं है। अगर आप उसको मोड़ने की कोशिश करोगे तो मुड़ जाएगा, लेकिन टूटेगा नहीं। समझ में आ गया? कई लोग, जैसे अगर मैं मान लो कि ये गिटार है, मुझे गुस्सा आ जाए कबीर सिंह के जैसे, मुझे बोलो तेरी नजदीकियों, हाँ, तोड़ दूं इसको, ऐसे तोड़ूंगा नहीं, बट अगर मैं इसको तोड़ दूं सपोज, तो ये टूट जाएगा। लकड़ी है ना, तो ये 2 पार्ट में चला जाए, मतलब जोर से मारूं तो टूट सकता है। इज दिस क्लियर? तो ये लकड़ी है या प्लाई है, वॉट एवर, ऐसा गुस्सा आ गया जैसे सपोज। लेकिन अगर मान लो यही लोहा होता तो लोहा नहीं टूटता। लोहा तुम्हें पता है ना, उसको मोड़ने की कोशिश करोगे तो वो मुड़ जाएगा, लेकिन टूटेगा नहीं। काफी देर तक वो मुड़ जाएगा, लेकिन टूटेगा नहीं। ठीक है, तो इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ अच्छी होती है। ठीक है, उसके बाद ये सारे के सारे मेटल्स हैं, तो इनकी इलेक्ट्रिकल और थर्मल कंडक्टिविटी भी अच्छी होती है। समझ में आ गया? इसलिए जब तुम्हें करंट लगती है तो तुमने कोई मेटल की वायर पकड़ रखी है, समझ में आ गया? तभी तुम्हें करंट लगा। कॉपर की वायर होगी, एल्यूमिनियम की वायर होगी, नंगी तार पकड़ रखी है। अगर उसमें प्लास्टिक लगा तब अलग बात है, अदरवाइज तुम झुलस जाओगे। और उसमें भी करंट लगता है तो क्या कहते हैं? लकड़ी लेके आओ, फटाफट से लकड़ी से छुड़वाया जाता है उसको, है ना? तो किस किस को करंट लगा है बचपन में? किस किस को करंट लगा है? जिसको लगता है कि हाँ मेरे को बहुत करंट लगा हुआ है, जस्ट राइट डाउन इन चैट सेक्शन। और उसके बाद ये मेटालिक लस्टर, इनमें चमक होती है, बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं। इनमें एक अलग ही लेवल की चमक होगी, चमकेंगे। और इनके अलावा क्या होते हैं? ये डक्टाइल होते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय डक्टालिटी? डक्टालिटी मतलब इनको पतली पतली रोड्स आप बना सकते हो बड़े आसानी से, पतली पतली रोड्स बना सकते हो। जैसे आपको पतली पतली रोड्स को वायर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। कॉपर की वायर मिलती है, एल्यूमिनियम की वायर मिलती है, आयरन की वायर्स, छोटी छोटी पतली पतली। आप गोल्ड की वायर, सिल्वर की वायर बना सकते हो ना, है ना? इनफैक्ट अगर आप लोगों ने मिठाइयां खाई हैं तो आपने देखा होगा कि उसमें सोने के वक्र चढ़े रहते हैं, चांदी के वक्र चढ़े रहते हैं। बहुत महंगी मिठाइयां मिलती हैं। सूरत में एक दुकान है जो सोने की मिठाइयां बनाता है, बहुत महंगी होती है उसकी। तो वहां पर प्योर गोल्ड, और पता है प्योर गोल्ड आपके दिमाग के लिए काफी अच्छा होता है। ज्यादा एक्सेस में नहीं खाना होता, पर ज्यादातर मेटल आपको खराब करते हैं, बट ये मेटल आपको खराब नहीं करते। इसके अलावा मैलिएबल होते हैं, मतलब पतली पतली शीट्स। इसको, ये डक्टालिटी मतलब पतली वायर, लेकिन मैलिएबल मतलब पतली पतली शीट्स। और सबसे ज्यादा मैलिएबिलिटी किसकी होती है? सोने की। आपको पता होगा, है ना? आप सोने का वक्र चढ़ाते हो मिठाइयों के ऊपर, आइला से, ये इनकी खास बात होती है। अब आते हैं अपन मेल्टिंग पॉइंट पर, क्योंकि ये मेटल्स हैं तो इनके मेल्टिंग पॉइंट भी काफी ज्यादा होते हैं। अगर आप ग्राफिकली देखोगे तो इनके मेल्टिंग पॉइंट किस तरह से वेरी करते हैं और क्यों करते हैं, उसका रीजन मैंने पहले भी बताया था, मैं दोबारा बता देता हूं। सबसे पहले तो सवाल ये उठता है कि अगर मैं पूरी पीरियोडिक टेबल को देखूं, मतलब ये जो पूरे ट्रांजिशन मेटल्स को देखूं, तो उनके वेरिएशन में अगर मैं पूछूं सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका है, तो ये है मेल्टिंग पॉइंट वर्सेस एटॉमिक नंबर ग्राफ। इस ग्राफ से साफ दिखाई दे रहा है कि चोटी पर कौन है? चोटी पर है चोटी पर कौन है? टंगस्टन। सो इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट होती है वो सबसे ज्यादा होती है। और अगर कोई पूछे कि विच मेटल हैज द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, तो टंगस्टन है। आपको पता है टंगस्टन के इसीलिए फिलामेंट बनाए जाते हैं। लट्टू देखें, लट्टू, हम पंजाबी में लट्टू बोलते हैं, बट ओवरऑल बल्ब कहा जाता है। किस किस ने देखा है बताओ? किस किस ने बल्ब देखा है? बल्ब देखे हो तुम लोग? देखा होगा। तो यहां पर आपको आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, जो बल्ब होते हैं उनमें आपको पता होना चाहिए कि टंगस्टन के ही हम लोग फिलामेंट डालते हैं।
जिसको हीट किया जाता है, ठीक है, और हीट की वजह से ही वो ग्लो करते हैं। समझ में आ गया? उनकी चमक क्यों आती है? क्योंकि बहुत एक्सेसिव हीट हो गया, वो हीटअप होने की वजह से वो ग्लो करने लगते हैं, है ना। और अगर और कोई मेटल होता तो इतनी हीट में तो पिघल जाता, लेकिन टंगस्टन पिघलता नहीं है और वो ग्लो करने लगता है, इसलिए टंगस्टन को यूज करते हैं। सबको समझ में आ गया? तो ये है जिससे मेरी अब ये स्किन ग्लो कर रही है ना, ये इधर भी ऐसी लाइटें लगी हुई हैं, ठीक है। और उसके बाद पूछूं तो ये देखो अपनी अपनी सीरीज में यही टॉप पर है। अगर आप यहां पर बात करो कि ये जो आप ये 3D सीरीज है उसमें टॉप पर कौन है, तो क्रोमियम। 4D सीरीज में टॉप पर कौन है, मोलिब्डेनम। और 5D सीरीज पर टंगस्टन। और ये ऊपर नीचे ही आते हैं, क्रोमियम के नीचे आता है मोलिब्डेनम, मतलब उस हिसाब से कैसे सीरीज में, है ना। तो क्रोमियम के नीचे मोलिब्डेनम, मोलिब्डेनम के नीचे आता है टंगस्टन, सीरीज के हिसाब से बोल रहा हूं। और मेल्टिंग पॉइंट के हिसाब से देखिए तो टंगस्टन टॉप पर है। समझ में आ गया? यानी कि ऊपर से नीचे जाने पर मेल्टिंग पॉइंट बढ़ती है। अब कईयों को समझ नहीं आ रहा होगा तो मैं समझाता हूं कैसे, ये जरा ध्यान से इसको चेक करना। अभी तुम सीरीज पढ़ के आए थे, देखो पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? अब आप इसको ध्यान से देखना, क्रोमियम के नीचे कौन है, मोलिब्डेनम। मोलिब्डेनम के नीचे कौन है, टंगस्टन। है कि नहीं है? है कि नहीं है? जल्दी से बताओ। क्रोमियम के नीचे मोलिब्डेनम, मोलिब्डेनम के नीचे टंगस्टन है। और ऊपर से नीचे जाने पर मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होता है, ये तो ध्यान रखोगे। सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है, टंगस्टन का। ऊपर से नीचे जाने पर मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होता है और सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है, टंगस्टन का। इज दिस क्लियर? एक सेकंड में बल्ब बना के दिखाता हूं। अपना ये बल्ब खराब हुआ तो देना एक बार। चलो तो अब मैं आपको बल्ब दिखाता हूं, अगर मेरे पास घर पे पड़ा होगा तो मैं दिखाता हूं। टंगस्टन सबको याद हो गया? तो ये ध्यान रखना कि टंगस्टन की मेल्टिंग पॉइंट काफी ज्यादा होती है, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्या है, अब जरा हम देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज में। टेंसाइल स्ट्रेंथ वगैरह सब देख ली हमने कि ये काफी ज्यादा। अरे सोनरस भी होते हैं। सोनरस का मतलब आपने कभी घंटियां देखी हैं? तूने मारी एंट्रियां रे दिल में बजी घंटियां रे टन टन टन। वो जो टन 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 होता है वो सारे मेटल्स ही होते हैं, आपको पता है। तो वो सोनरस होते हैं, मतलब काफी अच्छी आवाज आती है उसमें, टन टन। जो मंदिरों में घंटे लगे रहते हैं वो आयरन के होते हैं, शायद आयरन के होते, क्या होते हैं, बहुत काफी सोनरस होते हैं, अच्छी खासी आवाज आती है। सो देयर इज अ गुड साउंड, ठीक है। चलो सो अब हम लोग आगे चलते हैं। मेल्टिंग पॉइंट का हमने समझ लिया, ठीक है। सो फाइनली अब हम लोग थोड़ा और आगे चलते हैं। तो इन दैट केस एक और बात समझ लो। सबसे पहले अगर आप ग्राफ को ध्यान से देखोगे तो ग्राफ कैसे वेरी कर रहा है, आप देखो यहां पर स्कैंडियम से टाइटेनियम, टाइटेनियम से वेनेडियम, वेनेडियम से क्रोमियम, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है। जरा देखो, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, अचानक से कम हो गया। ये एक एक्सेप्शन है। ये जो मैंगनीज है ना, दिस इज एन एक्सेप्शन जिसमें अचानक से मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है। अब हालांकि अगर कोई पूछे कि इनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा क्यों है, वो इसीलिए क्योंकि इन सबके पास है, टंगस्टन बोलो, मोलिब्डेनम बोलो, क्रोमियम बोलो, उनके पास डी के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन है। अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने की वजह से वो अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या करता है, सामने वाले मेटल के 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बना लेते हैं। समझ में आ गया? जिसकी वजह से मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। पर इसमें एक एक्सेप्शन है, दैट इज मैंगनीज। मैंगनीज इज द एक्सेप्शन जहां पर कोई थ्योरी काम नहीं कर रही है। तो दिस इज एन एक्सेप्शन। जहां पर इंसान अपनी थ्योरी काम ना करवा पाए वो हमारे लिए क्या होता है, एक्सेप्शन। समझ में आ गया? तो यही है, और तो कुछ नहीं हो सकता। तो ऐसा क्यों होता है, उसके पीछे का लॉजिक ये है कि इनके सबके पास हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। और इसी वजह से यहां पर d5 एटॉमिक मेटालिक बॉन्ड्स बन जाते हैं, जिसकी वजह से ऐसा होता है। अब हम आगे चलते हैं, एटॉमिक साइज का थोड़ा ट्रेंड चेक कर लेते हैं। अगर आप लेफ्ट टू राइट जाओगे तो आपको ना साइज घटता हुआ दिखाई देगा। आपको सबको बचपन से याद करवाया है। कैसे? अगर मैं यहां पर पूरी सीरीज को लिखूं तो देखो यहां पर कौन कौन है सीरीज के अंदर। सबसे पहले स्कैंडियम है, टाइटेनियम है, वेनेडियम है, क्रोमियम है। उसके बाद कौन है, मैंगनीज है ना। मैंगनीज के बाद किसका नंबर आता है, फी को नी आता है। उसके बाद किसका नंबर आता है, कु जन। यही है ना। आपको सबको बताया गया होगा कि जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो, ऐसा लेफ्ट टू राइट जाते हो तो इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज बढ़ता है। इस वजह से साइज घटता है, ये तो आपको पता है। तो इस वजह से साइज डिक्रीज होता है। बिल्कुल सही बात है। स्कैंडियम से मैंगनीज तक इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज ज्यादा होता है, इसलिए साइज घटता है। दैट्स गुड, प्रॉपर। और अगर मैं थोड़ा और अच्छे से बोलूं कि इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज वाला जो कॉन्सेप्ट है वो स्क्रीनिंग इफेक्ट से ज्यादा इफेक्टिव होता है। स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है, अंदर के इलेक्ट्रॉन बाहर के इलेक्ट्रॉन को स्क्रीन करते हैं।
तो वो इतना प्रभावी नहीं होता, इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज ज्यादा प्रभावी होता है, इसलिए ये इफेक्ट काम करता है वो नहीं। इस वजह से यहां से यहां जाने पर आपका साइज घटता है और आपको यही दिखेगा। देखो आप यहां पकड़ो, ये वाली सीरीज है, ये रहा स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, ये मैंगनीज तक आते आते घटा, आ गया समझ में। अब उसके बाद आते हैं, उसके बाद आता है फीकोनी। इनके साइज यहां पर क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज ऑलमोस्ट इक्वल होता है किससे, स्क्रीनिंग इफेक्ट के से। इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज स्क्रीनिंग इफेक्ट से ऑलमोस्ट इक्वल होता है, मतलब एक इफेक्ट दूसरे इफेक्ट को खत्म कर रहा है, इसलिए ना साइज बढ़ता है ना साइज घटता है। इस वजह से आपको ज्यादातर ये जो साइज है, देखो इन तीनों के साइज ऑलमोस्ट बराबर दिख रहे हैं, दिख रहा है, ये आपके पास फीकोनी यही है, यानी कि आयरन, कोबाल्ट और निकिल, इनके साइज ऑलमोस्ट बराबर होते हैं। ये आपके डोबरेनर के ट्रायड कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, डोबरेनर के ट्रायड, ठीक है। अब लास्ट में क्या होता है, साइज बढ़ने की बजाय कॉपर और जिंक में साइज घटने की बजाय बढ़ जाता है, तो यहां पर क्या है, स्क्रीनिंग इफेक्ट एक्चुअली ज्यादा हो जाता है एज कंपेयर टू इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज, इस वजह से ऐसा होता है। तो यहां पर आपको दिखेगा, देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये कॉपर है और ये जिंक है, तो जिंक की साइज एक्चुअली कॉपर से ज्यादा है, जिंक हैज मोर एटॉमिक साइज एज कंपेयर टू कॉपर। नाउ दैट्स रियली वेरी इंटरेस्टिंग कि जिंक की जो एटॉमिक साइज होती है वो कॉपर से ज्यादा होती है, और ये बहुत कम बच्चों को पता होता है। तो वेरिएशन आप जरा चेक करो, धीरे धीरे घट रहा है, बराबर हो गया, फिर बढ़ना शुरू हो गया, ऐसी ग्राफ आती है। पहली चीज तो ये ऑब्जर्व होती है, ये आपकी किस सीरीज के लिए बोल रहा हूं मैं, ये 3D सीरीज के लिए बोल रहा हूं मैं। ऐसा ही 4D सीरीज में भी होता है, 5D में भी होता है, लेकिन 4D और 5D सीरीज में खास बात है, किस किस को समझ में आ गया अभी तक जो मैं बोला, सबको समझ में आ गया। अब हम लोग जरा आप चेक करना, अब जो हम लोग 4D और 5D सीरीज देख रहे हैं उसमें एक खास बात है, क्या 4D और 5D सीरीज की खास बात ये है, अगर आप ध्यान से चेक करोगे तो इनमें कोई ज्यादा गैप नहीं है। 3D और 4D सीरीज में काफी गैप है, देखो है कि नहीं, लेकिन 4D और 5D सीरीज में ज्यादा गैप नहीं है, और 4D और 5D सीरीज में ज्यादा गैप नहीं है, इसका मतलब 4D और 5D सीरीज में जो एटम्स होते हैं उनकी साइज ऑलमोस्ट इक्वल होती है, ज्यादा फर्क नहीं होता। ऐसा क्यों होता है, ये होता है डी कॉन्ट्रैक्शन इफेक्ट की वजह से। किसकी वजह से, डी कॉन्ट्रैक्शन इफेक्ट की वजह से, या फिर हम लोग कहें कॉन्ट्रैक्शन इफेक्ट की वजह से। कॉन्ट्रैक्शन इफेक्ट लगता है जिसकी वजह से साइज बढ़ने की बजाय घटना शुरू हो जाता है, तो यहां पर साइज में ज्यादा फर्क नहीं है। तो ये छोटी छोटी चीजें जो ग्राफ से समझ में आती हैं, एंड वी हैव टू फोकस ऑन दैट। क्लियर हो गया। तो यहां पर एक ग्राफ है ना, काफी इंटरेस्टिंग है, और एक ग्राफ से ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं, यहीं से सवाल आते हैं, और अगर आपको पता नहीं है तो फिर दिक्कत होगी। तो ओवरऑल हमने क्या सीखा, ओवरऑल हमने सीखा कि जो 4D और 5D सीरीज होती है उनके एटॉमिक साइज जो है वो ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं, एक चीज तो ये हमने सीखी। और हमने क्या सीखा, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से यहां पर ऐसा होता है, ठीक है, पुअर शील्डिंग की वजह से ऐसा होता है। यहां पर शील्डिंग बहुत पुअर है, इसको कॉन्ट्रैक्शन इफेक्ट भी कहते हैं, इस वजह से इनकी साइज बढ़ने की बजाय घट जाती है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। एटोमाइजेशन का क्या मतलब, कौन आसानी से एटम में कन्वर्ट हो जाता है, एंथैल्पी ऑफ किसको एनर्जी कम लगती है जिससे आसानी से वो एटम में कन्वर्ट हो जाएगा, एटोमाइजेशन, ठीक है। और उसमें भी आपको नॉर्मल ट्रेंड है जो ध्यान रखने हैं, इनमें भी टॉपिक कौन आ रहा है, देखो 3D सीरीज की एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन सबसे कम है, देन 4D और देन 5D। ये वैसे ही जैसा मेल्टिंग पॉइंट है यार, मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है, आप कितनी हीट दोगे कि वो मेल्ट हो जाए, तो इसका मतलब भी तो वही है, आप कितनी हीट दोगी कि वो एटम में कन्वर्ट हो जाए, सारा खेल तो एनर्जी का ही है। तो जैसा ग्राफ एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन का ग्राफ एज इट इज होता है जैसा कि मेल्टिंग पॉइंट का ग्राफ देखा आपने, इस पे टॉप पर कौन है, टंगस्टन, फिर मोलिब्डेनम, क्रोमियम, सेम, कोई फर्क नहीं है। ये ग्राफ एज इट इज मेल्टिंग पॉइंट के जैसा है, जो आपको ध्यान रखना है। और ऐसा क्यों होता है एटोमाइजेशन में, D5 ये 5 इलेक्ट्रॉन जो कि स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड बनाते हैं उसकी वजह से ऐसा होता है। इन सबके पास 5-5 इलेक्ट्रॉन है, समझ में आ गया। हालांकि वो मैंगनीज के पास भी होते हैं, लेकिन मैंगनीज एक एक्सेप्शन है, जो आपको ध्यान रखना है कि मैंगनीज इज एन एक्सेप्शन। क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं आयनाइजेशन थेरेपी की। देखो आयनाइजेशन थेरेपी तो मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करूं कि आप साइज से उसकी लॉजिक लगा सकते हो। आयनाइजेशन थेरेपी इज एंटी प्रोपोर्शनल टू साइज। अगर साइज बढ़ेगा तो आयनाइजेशन थेरेपी घटेगी, साइज घटेगा तो आयनाइजेशन थेरेपी बढ़ेगी, ये आपको सबको पता है। तो अगर मैं यहां पर वो लॉजिक लगाऊं तो कुछ हद तक वो लॉजिक लगता है, लेकिन फिर भी इसमें एक्सेप्शंस हैं बहुत सारे। तो ये बस आपको फिर इसलिए कहते हैं कि ग्राफ को बड़े ध्यान से देखो, अदरवाइज देखो
वो आपका जो लॉजिक है कि आयनाइजेशन थेरेपी इज एंटी प्रोपोर्शनल टू साइज, वो काम करता है, कुछ हद तक काम करता है, लेकिन हर जगह पे काम नहीं करता। आपकी कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हर जगह पे काम नहीं करती, कहीं ना कहीं कोई एक्सेप्शन तो होगा ही। आ गया समझ में? ऐसा भी यहां पर भी है। आप पहली सीरीज को देख लो, 3D सीरीज में देखो, आपकी साइज लेफ्ट टू राइट जाने पर घटती है, तो आयनाइजेशन थेरेपी बेसिकली क्या होनी चाहिए? बढ़नी चाहिए। अगर आप ध्यान से देखोगे आयनाइजेशन थेरेपी ये टाइटेनियम से वेनेडियम तुम घटी, क्रोमियम तक बढ़ी। आ गया समझ में? तो क्रोमियम की आयनाइजेशन थेरेपी थोड़ी ज्यादा दिखाई दे रही है। उसके बाद देखो ये टेक्नीशियम और Fe तक और ज्यादा हो गई, फिर अचानक से घटने लगती है। अब देखो, अगर कोई आपके पास एक्सपेरिमेंटल डेटा है तो उसको झुटलाया नहीं जा सकता, इसलिए कहते हैं कि उसको बड़े ध्यान से देखो। तो यहां पर है ना, ग्राफ झूठ नहीं बोलेंगे, आपका लॉजिक भले झूठ बोल जाए तो ग्राफ झूठ नहीं बोलेगा। तो ग्राफ क्या कहता है? ग्राफ ये कहता है कि आपकी जो आयरन की आयनाइजेशन थेरेपी है वो इन सब में सबसे ज्यादा है। ओ माय गॉड, आई ला, समझ में आया? तो Fe की जो आयनाइजेशन थेरेपी है वो हाईएस्ट है 3D सीरीज के अंदर, और ये आपको ध्यान रखना है। नाउ दिस इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग। इसके पीछे लॉजिक पकड़ने जाओगे तो देखेंगे लॉजिक क्या निकलता है, बट इसमें ओवरऑल एक्सपेरिमेंट से ऊपर कोई प्रूव ही नहीं होता। समझ में आता है? और बाकी अगर आप 3D के बाद 4D सीरीज में जाओगे तो उसमें तो कोई है ही नहीं। देखो ये आपको PD का आपको एकदम से हाइप मिलेगा, जैसे वहां आयरन का हाइप है, यहाँ PD का हाइप है, और इसी तरह से यहां जाओगे तो आपको इरिडियम का हाइप मिलेगा। आ गया समझ में? तो ये इनकी खास बात है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि किनकी एकदम से हाइट बढ़ गई। तो कौन कौन है यहाँ पर? इरिडियम, आयरन और यहाँ पर PD। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये बड़ा इंटरेस्टिंग ग्राफ है, तो इसलिए आपसे कहता हूं कि ध्यान से देखो कि क्या हो रहा है। और एक्सपेरिमेंटली ग्राफ बनाए गए हैं, तो ये मेन चीज तो यही है कि एक्सपेरिमेंटली ग्राफ बने तो आपको ध्यान भी रखना है। इज दिस क्लियर? तो ओवरऑल अगर आप देखोगे, पुअर शील्डिंग की वजह से ऐसा होता है कि यहां पर आपको इतने ज्यादा एक्सेप्शन देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, इसलिए डी ब्लॉक वाले जो एलिमेंट्स होते हैं ना, उसमें जनरली ट्रेंड काम नहीं करते। समझ में आ गया? जनरली वहां ट्रेंड काम नहीं करते, इसलिए प्रॉब्लम आती है। बट आप ध्यान रखिए, जब आप ग्राफ पढ़ते हैं तो आप जरा समझिए उस ग्राफ में क्या है। समझ में आ गया? तो यहां पर आयरन की आपको आयनाइजेशन थेरेपी सबसे ज्यादा मिल रही है, उधर PD की मिल रही है, और उधर मिल रही है इरिडियम की। तो ये आपको छोटी छोटी चीजें ध्यान रखनी है। फीकोनी कुजन, तो ये आपको बड़ा ध्यान रखना है कि ये आप जो आयरन आपका 26 पे आता है, ठीक है, जो अचानक से अपनी आयनाइजेशन थेरेपी में हाइट पकड़ लेता है, तो ये ध्यान रखना है। और स्पेशली मैं आयरन 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 क्यों बोल रहा हूं? ये सवाल 1 नंबर पे पूछा गया था कि 3D सीरीज में सबसे ज्यादा आयनाइजेशन थेरेपी किसकी होती है। सब लोग चैट में लिखो। अगर मैं तुमसे सवाल पूछ लूं कि 3D सीरीज में सबसे ज्यादा आयनाइजेशन थेरेपी किसकी होती है, देन व्हाट विल यू से? क्या बोलोगे? इसका क्या जवाब दोगे? सब लोग चैट में लिख के बताओ, देखिए कितने लोग लिखते हैं। लिखो, ये सवाल 1 नंबर में आया था और बच्चों को आता नहीं था, फिर टटिया निकल गई उनकी। नहीं, ऐसे टटिया नहीं निकली, मतलब टटिया निकल गई मतलब पंजाबी में बोलते हैं कि पसीना आ गया। समझ में आया? तो आपको ध्यान रखना है कि ये छोटे छोटे सवाल पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। इज दिस क्लियर? लिखते नहीं हो तुम लोग? लिखो, सब बच्चा लिखेगा। बच्चा पार्टी जब तक लिखोगे नहीं तब तक बढ़िया बात नहीं है। लिखो, प्रैक्टिस तो तभी कर पाओगे ना। चलो, बहुत बढ़िया। सो अब हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? तो थोड़ा कैंसिल हो गया, यस। तो आपको एक और चीज यहां से क्या समझ में आती है कि 3D, ये जो थर्ड आयनाइजेशन थेरेपी हमेशा सेकंड और फर्स्ट से ज्यादा होती है, तो तुम बचपन से पढ़ते आ रहे हो, इट्स नॉट अ बिग डील। अब हम चलते हैं आगे, ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में थोड़ी डिस्कशन कर लेते हैं कि इनका ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे वेरी करता है, एंड दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग एज वेल। स्कैंडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होता है क्योंकि इसके पास D और S के इलेक्ट्रॉन मिला के 3 ही होते हैं। टाइटेनियम वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है 2 3 4, देख लो। वेनेडियम यहां पर वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है 2 3 4 5। क्रोमियम यहां पर 2 3 4 5 6 तक जाता है। नाउ दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। और मैंगनीज यहां तो 2 3 4 5 6 7 तक चला जाता है। तो अगर आप ध्यान से देखो क्या ट्रेंड बन रहा है, स्कैंडियम से लेके मैंगनीज तक तो आपकी ऑक्सीजन स्टेट बढ़ रही है, उसके बाद धीरे लगातार घटती है। और ये भी रेयर है, यहां लिखा हुआ है Fe की ऑक्सीजन +2 +3, ये तो कॉमन है। ये रेयर है, +4 एंड +6 वाली रेयर, ठीक है। उसके बाद आती है कोबाल्ट की +2 +3 +4, निकल की +2 +3 +4, कॉपर की सबको पता है +1 एंड +2, क्यूपरस एंड क्यूप्रिक, और जिंक की +2 ही होती है। तो यहां पर इस तरह से वेरिएशन आता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर यहां से सवाल पूछा जाए कि सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट कौन दिखाता है, तो 3D सीरीज में सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट मैंगनीज दिखाता है, ये आपको ध्यान रखनी है। कौन दिखाता है? मैंगनीज। अब यही सवाल पूछा जाता है, ऐसी सवालों का सारा खेल होता है। अच्छा, एक और बात मैं आपको बताऊं, इससे एक और चीज समझ में आती है। क्या? आप ध्यान से देखना, ज्यादातर मैं आपको +3
ऑक्सीडेशन स्टेट मिलेगा। ये देखो +3 +3 +3 +3 +3 +3 +3, ज्यादातर में आपको +3 ऑक्सीडेशन स्टेट मिल रहा है। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली कैरी कर रहा है स्कैंडियम से लेकर निकल तक, सिर्फ कॉपर नहीं करता और जिंक नहीं करता। तो आप अंदाजा लगाओ कि यहां पर मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या निकल के आ रही है, +3। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या निकल के आ रही है, +7। समझ में आ गया। क्रोमियम का मैक्सिमम क्या होता है, +6 विच इज वेरी स्टेबल। समझ में आ गया। तो ये तो छोटी छोटी चीजें जो आप जब देखते हो तो आपको अंदाजा लगने लग जाता है। चलिए, तो मैंगनीज इसमें है जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर रखता है। अब आते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की तरफ। देखो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को जरा समझ लो कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि भैया अगर मैग्नेट रख दिए तो वो बेसिकली उस मैग्नेटिज्म में वो अट्रैक्ट होगा या फिर रिपेल करेगा, मतलब अट्रैक्शन आएगा, रिपल्शन होगा। तो इन दैट केस उनको किस पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक तो होता है डायामैग्नेटिक, जो बेसिकली क्या होता है, अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया तो वो रिपेल करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि उनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, सारे के सारे पेयर्ड है, इस वजह से ऐसा होता है। फिर उसके बाद आता है पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक किसको बोलते हैं, जो वीकली अट्रैक्टेड होता है, मतलब वीकली वो अट्रैक्ट, अगर आपने मैग्नेटिज्म लगा दिया तो वो वीकली अट्रैक्ट होगा। समझ में आता है। और उसमें ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये अच्छे से रिपेल होता है, ये वीकली अट्रैक्ट होता है, लेकिन एक होता है जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट होता है, उसको क्या बोलते हैं, फेरोमैग्नेटिज्म। और ये भी अनपेड इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। काफी ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसमें स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होता है, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होता है। तो वहां पर NS पोल लगा दी तो ये बहुत ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है, अट्रैक्ट होता है। एक होता है एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। ये एंटी फेरोमैग्नेटिज्म ड्यू टू अनपेड इलेक्ट्रॉन, ये मॉडरेटली अट्रैक्टेड है। समझ में आ गया। मतलब इसमें जो ग्रेन्स होते हैं बेसिकली काफी ज्यादा एक दूसरे के अपोज करते हैं, तो इतना ज्यादा अट्रैक्शन नहीं है, नॉर्मल अट्रैक्शन है। तो यहां अगर कोई पूछे कि इनको कैसे पार्ट में डिवाइड किया, तो 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है। वीकली अट्रैक्टेड मतलब पैरामैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म में स्ट्रांगली अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होता है, एवरेज अट्रैक्शन एंटी फेरो में होता है। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब मैग्नेटिक मूवमेंट निकालते कैसे, ये तरीका होता है ना, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट। और आपकी जानकारी के लिए बताता हूं, मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने का तरीका होता है √NN+2। ठीक है। n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, और इसकी यूनिट क्या होती है, बोहर मैग्नेटॉन। याद रखोगे तो आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अब अपन आते हैं इंपॉर्टेंट चीज की तरफ। ये तो हो गया तुम्हारे पास नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन एंड ऑल दैट। ठीक है। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनना। यहां पर है ना, आप लोगों को डेटा दिया होगा, कभी कभार डेटा दिया होता है, कहता लिखता है कि म्यू की वैल्यू दे रखी है 1.72, ऐसा दे रखा होगा बोहर मैग्नेटॉन, ऐसा लिखा होता है कि किसी भी एटम है ना, अनपेड इलेक्ट्रॉन, सॉरी, किसी भी एटम के अंदर उल्टी चीज दी ना, पहले आपको म्यू दे दे। ये तो आप म्यू कब निकालोगे, जब आपके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा। मैं आपसे कहता हूं, जब आपको मान लो म्यू की वैल्यू दे रखी हो, तो अगर आपसे पूछे कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन बताओ, तो क्या बताओगे। तो आपकी जानकारी के लिए शॉर्ट ट्रिक बताता हूं। ये जो डेसिमल के पहले जो लिखा हुआ है, शॉर्ट ट्रिक, डेसिमल के पहले जो नंबर लिखा हुआ वही अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, उतने ही क्या होते हैं, अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो अगर मैं पूछूं यहाँ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने, तो 1। इज दिस क्लियर। तो जो भी डेटा दिया हो, डेसिमल के पहले जो भी नंबर लिखा हो वो अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं। सपोज करो आपके पास म्यू की वैल्यू दे रखी है, सपोज करो 5.92, ऐसा लिखा हुआ बोहर मैग्नेटॉन। तो आप लोग मुझे बताओ कि अगर किसी भी मेटल के लिए म्यू का वैल्यू 5.92 दे रखा है, तो आप बताओ इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट, हाउ मच इज द अनपेड इलेक्ट्रॉन, राइट डाउन इन चैट सेक्शन। 5। समझ में आ गया। तो डेसिमल से पहले जो लिखा हुआ वही उसका क्या है, अनपेड इलेक्ट्रॉन है। ये शॉर्ट ट्रिक है, दिस इज द शॉर्ट ट्रिक। बहुत बढ़िया। तो आपको ध्यान रखना है, आपको बहुत काम आएंगे। जितने प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है, तुम्हें फायदा उतना ही होगा। बल्ले बल्ले, शावा शावा, ये वही है। देखो 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब 1.73 लिखा होगा, तो मतलब 1 जो डेसिमल के आगे दे रखा है वही उसका अनपेड इलेक्ट्रॉन का संख्या। अब कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन भी देख लेते हैं। ज्यादातर जो डी मेटल्स होते हैं वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं। आपने एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड करके एक चैप्टर है, डीएफ के बाद ही आएगा वो, उसमें ज्यादातर आपको डी ब्लॉक के एलिमेंट्स मिलेंगे, क्योंकि खास बात होती है कि ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बनाते हैं। उसके पीछे का रीजन क्या होता है, लॉजिक ये होता है क्योंकि इनके पास वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं। समझ में आ गया, ये सबसे बड़ा लॉजिक है। तो यहां पर क्योंकि इनके डी ऑर्बिटल्स खाली होते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं, इस वजह से क्या करते हैं, जो लिगेंड्स होते हैं उनसे इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं और कोऑर्डिनेशन और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं। सबको पता है, ये पूरा चैप्टर ही है, अगले वाला चैप्टर है, ये इनकी खास बात होती है।
इनके अंदर एक और खास बात होती है, इनकी कैटालिटिक प्रॉपर्टी भी होती है। और अगर कोई पूछे कि कैटालिटिक प्रॉपर्टी का क्या मतलब है, कि किसी केमिकल रिएक्शन को बहुत तेजी से करवाया जा सकता है अगर इनको यूज कर रहे हो तो। ये कैटालिटिक प्रॉपर्टी इनमें क्यों होती है? क्योंकि इनके पास वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। इनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, इसलिए इनकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है। इस हिसाब से कैटालिटिक प्रॉपर्टी भी शो करते हैं। जैसे कि हैबर्स प्रोसेस में जब आप अमोनिया बना रहे थे तो नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन विल गिव यू अमोनिया, इन दैट केस आप आयरन को यूज करते हो, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसलिए इनमें कैटालिटिक प्रॉपर्टी होती है। जैसे कि अगर आप लोगों ने देखा होगा कॉन्टैक्ट प्रोसेस में V2O5 एज अ कैटलिस्ट यूज होता है। जब आप H2SO4 बनाते हो, सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हो, तो V2O5 वेनेडियम पेंटॉक्साइड को कैटलिस्ट के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। जैसे कि अगर आप हाइड्रोजिनेशन करते हो, रेडी निकल इस्तेमाल करते हो उसके अंदर, याद है जब किसी का हाइड्रोजनेशन कर रहे होते हो, इथीन को इथेन में कन्वर्ट करना है, इथाइन को इथीन और इथेन में कन्वर्ट करना है, तो रेडी निकल इस्तेमाल करते हो। निकल क्या है? डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। आया सबको समझ में? ये है। अब कलर्ड आयन, इनकी एक और खास बात होती है। अगर आप जिंक को छोड़ दो, मतलब जिंक को छोड़ दो, कैडमियम छोड़ दो, मर्क्यूरी छोड़ दो, बाकी जितने भी हैं वो जब भी एक्वा सॉल्यूशन बनाएंगे तो वो कलर शो करेंगे। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनके पास डी ऑर्बिटल खाली होते हैं और अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस वजह से। कलर किस वजह से आता है? कलर आता है इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन की वजह से। इलेक्ट्रॉन जाएगा एनर्जी पाके नीचे से ऊपर, वापस जब नीचे आएगा तो वो एनर्जी रिलीज करेगा जो हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में विजिबल रे में दिखाई देती है। तो इनका खास बात ये होती है कलर शो करते हैं। अब कलर कैसे होता है? जैसे टाइटेनियम का जो +3 वाला, ये जो आपके पास दिख रहा है टाइटेनियम +3, वो आपको कैसा कलर दिखेगा? ये सब ब्लू सा कलर दिखेगा। वेनेडियम की बात करें तो वेनेडियम +2 के अंदर आपको पिंक सा कलर, +3 में ग्रीन सा कलर, फिर स्काई सा कलर, फिर येलो सा कलर, ये अब आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है। आयरन की बात करें तो आयरन ये लाइट ग्रीन सा और येलो सा कलर दिखाता है, +2 और +3 के अंदर आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है। अब क्रोमियम देखो, मेन चीज तो आपका क्रोमियम ही है। क्रोमियम के कलर देखो, +2 के अंदर ब्लू कलर, +3 के अंदर आपके पास ग्रीन कलर और +6 के अंदर आपको सैफरॉन कलर दिखाई देता है, ऐसा कुछ होता है। मैंगनीज के भी याद करने बहुत जरूरी है आपको, पिंक, लाइट पिंक और डार्क पिंक कलर +2 और +7 में दिखाई देते हैं, तो याद करने पड़ेंगे आपको। तो इनका आप टेलीग्राम से इसको डाउनलोड कर लेना और बैठ के याद करना। निकिल के अंदर आपको ऐसे नियोन टाइप का कलर दिखेगा, कॉपर के अंदर आपको ये देखो कॉपर +2 आयन में ब्लू कलर होता है। तो ये छोटी छोटी चीजें जो आपको पता होनी चाहिए, इसमें सबको रट्टा नहीं मारना, लेकिन कुछ को तो बहुत अच्छे से याद कर लो, दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। आपको ध्यान रहेगा। चलो, और ये क्यों होता है? क्योंकि यहाँ डी ट्रांजिशन पॉसिबल है, यहाँ पर अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, डी ऑर्बिटल खाली होते हैं, ये इस वजह से होता है कि आपको पता है कि डी ऑर्बिटल में स्प्लिटिंग हो जाती है। अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो एनर्जी पाके ऊपर जाके फिर वापस आएगा और HNO की फॉर्म के अंदर वो एनर्जी रिलीज करेगा, इस वजह से ऐसा होता है। ठीक है। अब हम आते हैं डी ब्लॉक में के बाद आते हैं एफ ब्लॉक की तरफ। एफ ब्लॉक को थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। एफ ब्लॉक में कुछ ज्यादा आपको याद नहीं करना, और आपकी जानकारी के लिए आपको बता देता हूं कि आपके डी ब्लॉक में से K2Cr2O7 KMnO4 वाले जो आर्टिकल्स हैं वो हटा दिए गए हैं। अब आते हैं एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक में सबसे पहले है लेंथेनॉइड्स। मेन क्वेश्चन तो यही होता है इनका जनरलाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। तो आप जरा गौर से देखना, लेंथेनॉइड्स का जनरलाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 6s2, मतलब 6s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, 5d के अंदर 0 से 1 इलेक्ट्रॉन, और 4f के अंदर 1 से लेकर 14 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। नाउ दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि 4f में 1 से लेकर 14 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, इसलिए इसको क्या कहता है? एफ ब्लॉक। आखिरी इलेक्ट्रॉन यहां भरा जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे कि अब ये सीरीज कहां से शुरू होती है? 58 से, सीरियम से शुरू होती है, कहां तक जाती है? लिथियम तक जाती है, 71 तक जाती है। आपको ध्यान रखना है एफ ब्लॉक है। ठीक है, जो कि नीचे नीचे बने होते हैं, तो एज यू नो। ठीक है, और इनकी क्या प्रॉपर्टी होती है? ये भी ऐसे लस्ट्रस से दिखाई देते हैं, मतलब ऐसा चमकीले से, ऐसे सिल्वरी कलर के ज्यादातर इनके मेटल्स होते हैं। ठीक है, अब आते हैं एक्टिनोइड्स की तरफ। एक्टिनोइड्स की अगर हम बात करें कि उनका जनरलाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ, माता 6s2, तो यहाँ क्या होगा? 7s2। माता 5d 0 to 1, 6d 0 to 1। यहाँ था 4f1 to 14, ये है 5f1 to 14। खत्म, समझ में आ गया? तो आखिरी इलेक्ट्रॉन कहां भरा जाता है? 5f में। इसको क्या बोलते हैं? एक्टिनोइड्स। अब ये क्या होता है एक्टिनोइड्स में? कौन कौन आता है? कहां से शुरू होता है? एक्टिनोइड थोरियम से शुरू होता है, 90 नंबर से। इज इट करेक्ट? एक्टिनोइड AC से शुरू होता है, थोरियम से 90 नंबर से शुरू होता है। कहां तक जाता है ये जाता है लॉरेंशियम तक। ठीक है, दैट इज 103, आपको ध्यान रखना है। सो ये आपकी क्या हो गई? एफ ब्लॉक के कुछ पता होना चाहिए कि इस तरह से वेरी होता है, और इनकी खास बात होती है कि ये ज्यादातर रेडियो एक्टिव है। रेडियो एक्टिव। अब चलते हैं आगे। एफ ब्लॉक की थोड़ा जनरल प्रॉपर्टीज को भी सर्च कर लेते हैं। एटॉमिक साइज इनकी
इनके कोई एक्सेप्शन नहीं है, ऊपर यहां से लेके आगे तक से लेके पीछे तक इनके एटॉमिक साइज घटती है, और ये क्यों होता है? एफ कॉन्ट्रैक्शन इफेक्ट की वजह से होता है। समझ में आ गया? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इफेक्ट भी बोलते हैं इसको, ये उसकी वजह से होता है। और लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इफेक्ट की वजह से साइज घटता है बजाय बढ़ने के। आप इलेक्ट्रॉन बढ़ा रहे हो लेकिन फिर भी साइज घटता है, क्योंकि पुअर शील्डिंग होती है एफ इलेक्ट्रॉन्स की, इस वजह से ऐसा होता है। समझ में आ गया? ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर लेते हैं। लेंथेनॉइड की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, और ये सवाल सीधे पूछा जाता है। दिस इज सीधा सवाल आस्क्ड बाय द एग्जामिनर। एंड इसके अलावा अगर आप बात करो, देखो सीरियम की तो +2 +3 +4, +3 इसमें कॉमन होगा, सब में आपको +3 कॉमन मिलेगा। समझ में आ गया? ये आपको ध्यान रखना है। अब अपन करते हैं सवाल। तो यहां पर हमारी थ्योरी खत्म हो गई, जो थ्योरी पढ़नी थी। बाकी बहुत सारी थ्योरी फालतू है जिसका कोई मतलब नहीं है, तो हम स्मार्ट काम करेंगे और हम लोग उतना ही थ्योरी पढ़ेंगे जितना हमको काम आएगा। तो आर यू गाइज एक्साइटेड एंड रेडी फॉर 10 क्वेश्चन? जल्दी से लिखो चैट सेक्शन में। कौन कौन तैयार है एकदम 10 सवाल सोल्व करने के लिए? जल्दी से बताओ, जल्दी बताओ। कदी एस फुलते कदी ओस फुलते, यार मेरा तितलियां वर्गा, यार मेरा तितलियां वर्गा। नहीं, पता नहीं ये कौन सा नशा करता है, यार मेरा, यार मेरा हर किसी से वफा करता है। अच्छा मीनाक्षी मैम, नालायक, मैं कहां से मीनाक्षी मैम हो गया? उनकी तो बहुत अच्छी आवाज है भाई, अपने तो कुछ है ही नहीं, आधे तो गला फट गया है। 10 सवाल, टॉप 10 क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। लेट्स सी टॉप 10 क्वेश्चंस। पहला सवाल, अब आप लोग जवाब देना। पहला सवाल क्या है जरा देखो, उसको कवर कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है अकाउंट फॉर द फॉलोइंग, जिंक इज नॉट कंसीडर्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट। क्यों होता है ऐसा? जिंक को ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों नहीं बोलते? क्योंकि जिंक में डी ऑर्बिटल खाली नहीं है, ना तो इसकी एटॉमिक स्टेट में ना इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट में, क्योंकि इनके पास एटॉमिक स्टेट में और ऑक्सीडेशन स्टेट में डी ऑर्बिटल खाली नहीं है, इसलिए इसको ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोलते, क्योंकि इसमें ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है। दैट्स इट, इतना ही लिखना है। क्योंकि अगर जिंक की बात करोगे तो 3d 10 and 4s2 होता है, Zn+2 की भी बात करोगे तो 3d 10 4s 0 होता है, तो इनके पास 3d खाली नहीं है, so it has 10 इलेक्ट्रॉन्स। अगला सवाल, what are the different oxidation state exhibit by lanthanide? कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट लेंथेनॉइड दिखाता है? तो स्पेशली कौन सी होती है? +3, जानते हो? तो लेंथेनॉइड की स्पेशल मेजॉरिटी +3 होती है, हम पहली बात कर चुके हैं। बट ये रेयर केस में 2 से 4 भी दिखाता है, +2 और +4 भी दिखाता है। ये आपको 1 नंबर दे देता फ्री में। बताओ इज इट हार्ड? सच बताओ, और कॉपी पेन में लिखते रहना, और आप लोग चैट के अंदर लिखो, 1 नंबर में आपको फ्री के 1 नंबर देते हैं, ये फ्री के नंबर होते हैं, फिर भी तुम लोग देख लो, मतलब तुम लिखते नहीं हो, लिखो तुम लोग अभी के अभी, ठीक है? ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद तीसरा सवाल, और आप पता है जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी चीजें आसान होती जाएंगी। सो डू प्रैक्टिस, राइट डाउन द थिंग्स लाइक अच्छा ज्यादा अंग्रेजी हो गई है ना। चलो, पता नहीं ये कौन सा नशा करता है, यार मेरा हर किसी से वफा करता है। चलो आगे चलो। तो तीसरा सवाल, असाइन द रीजन फॉर द फॉलोइंग। पहला है कि कॉपर फर्स्ट आयन इज नॉट नॉन फॉर एक्वस सॉल्यूशन, क्योंकि कॉपर प्लस है जिसको क्यूप्रस आयन भी कहते हैं, वो एक्वस सॉल्यूशन में स्टेबल नहीं होता। ऐसा क्यों? सवाल देखो क्या लिखा है कि कॉपर +1 आयन स्टेबल नहीं होता। ऐसा क्यों? एक्वस सॉल्यूशन में कॉपर +1 आयन स्टेबल नहीं होता। ऐसा क्यों? क्योंकि कॉपर +1 आयन एक्चुअली कॉपर +2 और कॉपर में कन्वर्ट हो जाता है, ये अपने आप को डिसप्रपोर्शनेट कर लेता है ना। ये लिख के आना है आपको, जरा ध्यान से समझो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। जरा देखो, यहां पर जो कॉपर +1 आयन है ना, जिसको क्यूप्रस आयन कहते हैं, जैसे आप इसको पानी में डालोगे दैट इज वेरी अनस्टेबल, ये तुरंत टूट के किस में कन्वर्ट हो जाता है? कॉपर +2 में कन्वर्ट हो जाता है, और साथ में एक कॉपर आयन भी बना लेता है। अब मतलब क्या है इसका? ये डिसप्रपोर्शनेट हो जाता है, मतलब खुद का तुरंत ऑक्सीडेशन रिडक्शन का बीच का है ना। जरा आप देखो, अगर मैं तुमसे कहूं कि कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट लिखो, देखो तो कॉपर एटॉमिक स्टेट में तो 0 पर पाया जाता है, ये +1 पे भी जा सकता है, ये +2 पे भी जा सकता है। अब इसके ऊपर बात की गई है, ये क्या कहलाता है? क्यूप्रस आयन। क्या कहलाता है? क्यूप्रस आयन। तो क्यूप्रस आयन तुरंत क्या करता है? तुरंत अपने आप को +2 में कन्वर्ट कर लेता है और +1 में कन्वर्ट कर लेता है। डिसप्रपोर्शनेट हो जाता है क्योंकि खुद बीच का है। कौन है ये? बीच का। कौन है ये? बीच का। कौन है ये? बीच का। हु इज दिस? बीच का। लिखो कौन है ये? बीच का।
इसलिए क्या करता है, अपने आप को डिसप्रपोर्शनेट कर लेता है, ये बीच का नहीं रहना चाहता, तो ये कहां चला जाता है, तो आगे चला जाता है या पीछे चला जाता है। सो ही डोंट वांट टू बी बीच का। समझ में आ गया, ये कौन है, बीच का। सो ही डोंट वांट टू बी बीच का। सो ये किधर चला जाता है, आगे का या पीछे का, नो बीच का। समझ में आ गया। तुमने कोई बाइक में ट्रिपलिंग करी है अच्छा, किस किस ने बाइक पे ट्रिपलिंग कर रखी है बताओ। ऐसे बाइक होती है, ऐसे करके देखो, ऐसे बाइक के 2 चक्के होते हैं, तुम्हें पता है ना, और ऐसे करके बाइक होती है, ऐसे करके बाइक होती है, मतलब ऐसे करके यूं। क्या बाइक बना रहे लाओ भाई, ऐसा करके है नहीं, मैं बाइक बनाया कि मैंने क्या बनाया पता नहीं, बट ऐसे करके बाइक होती है। उस बाइक में ना आपने कभी देखा होगा ट्रिपलिंग करते, आपने ट्रिपलिंग भी की होगी, तो ऐसे ट्रिपलिंग में ये पहला बंदा जो गाड़ी चला रहा होता है ना, फिर एक होता है पीछे वाला बंदा जो पीछे पीछे पकड़ के बैठता है, ये इसको पीछे पीछे पकड़ के बैठता है नहीं, एक होता है बीच का। तो ये बीच वाला जो बंदा बड़ा परेशान होता है, वो समझ में नहीं आता क्या करूं, नहीं। सो दिस इज बीच का। अब देखो, अब अगर तीनों लड़के ही हैं तो बीच वाले लड़के को परेशानी होगी, नो डाउट, ठीक है। अब लड़कियां, मुझे पता नहीं लड़कियों में ट्रिपलिंग होती है कि नहीं होती, तो बीच वाले को परेशानी होती है, नो डाउट। लेकिन मेरे ख्याल से परेशानी लास्ट वाले को होनी चाहिए। कौन से वाले को, इस वाले को, क्योंकि कभी भी नीचे गिर सकता नहीं, एक बार भाई नीचे गिर के, चलो फालतू की बातें हैं, अब हो गया। सो बिकॉज ये कॉपर +2 बीच का होता है, इसलिए ये आगे चला जाता है और पीछे चला जाता है, डिस्प्रपोर्शनेट कर लेता है अपने आप को। चौथा सवाल, एक्सप्लेन द रीजंस ट्रांजिशन मेटल एंड देयर कंपाउंड जनरली एग्जिबिट पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। क्यों इनका पैरामैग्नेटिक बिहेवियर होता है? अरे इसलिए होता है क्योंकि उनके पास क्या होते हैं, अनपढ़ इलेक्ट्रॉन। क्योंकि इनके पास ज्यादातर डी ऑर्बिटल कैसे होते हैं, खाली होते हैं। सिर्फ जिंक को छोड़ दो, कैडमियम छोड़ दो, मरकरी छोड़ दो, इनके पास डी ऑर्बिटल खाली होते हैं, अनपढ़ इलेक्ट्रॉन की वजह से पैरामैग्नेटिक होते हैं। दैट्स इट, और कुछ नहीं है, अनपढ़ इलेक्ट्रॉन की वजह से ऐसा होता है। तब फर्जी सवाल और 1 नंबर पक्का। 5वां सवाल, अकाउंट द फॉलोइंग, Mn+2 इज मोर स्टेबल देन Fe+2, ऐसा क्यों? Mn+2 Fe+2 से ज्यादा स्टेबल होता है, ऐसा क्यों? सवाल पूछा गया आपसे। टुवर्ड्स ऑक्सीडेशन 2+3, मतलब +2 टुवर्ड्स ऑक्सीडेशन टू +3, ये सवाल पूछा गया कि Mn+2 Fe+2 से ज्यादा स्टेबल है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के टुवर्ड्स, मतलब आसानी से +2 से +3 में चला जाता है Mn, लेकिन आयरन नहीं जाता, आयरन +2 से +3 में नहीं जाता, ऐसा क्यों? तो इसका आंसर छिपा हुआ है इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस में। किसमें छिपा हुआ है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस में छिपा हुआ है। जरा देखो, अगर यहां पर Mn+2 की बात करें तो अगर आप ध्यान से समझ में ही छुपा हुआ है। Mn+2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 3d5, विच इज मोर स्टेबल। और Fe+2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 3d6, विच इज लेस स्टेबल। सो क्योंकि ये +2 में ज्यादा स्टेबल है, तो ये आगे कन्वर्जन नहीं करेगा, ये Mn+3 में नहीं जाएगा क्योंकि ज्यादा स्टेबल है। बट ये कम स्टेबल है, तो ये Fe+3 में जाना पसंद करेगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लूज करते ही ये क्या होगा? 3d5 बना लेगा, विच इज मोर स्टेबल। ये आंसर लिखना था इसका। इज दिस क्लियर? चलिए, तो फाइनली ये मतलब निकलता है उसका। छठे सवाल पर चलते हैं, 2-2 नंबर के सवाल है। पहला सवाल है, मैंगनीज शोज द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +7 विद ऑक्सीजन, बट फ्लोरीन इट शोज हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +4। मजे की बात देखो, मैंगनीज जो है आपको एक्सप्लेन करना है, ऑक्सीजन के साथ तो +7 तक जाती है, लेकिन फ्लोरीन के साथ +4 तक टिकी रहती है, ऐसा क्यों? ऑक्सीजन के साथ +7 तक जाती है, बट फ्लोरीन के साथ +4 तक ही क्यों जाती है? कारण क्या है? What is the कारण? What is the reason? कौन बताएगा? रीजन है फ्लोरीन की छोटी साइज। इसकी साइज बहुत छोटी होती है, इसलिए यहां पर p/d बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं होती, क्योंकि फ्लोरीन की साइज काफी छोटी है। इतनी छोटी है कि यहां पर अगर वो p/d बॉन्डिंग करने जाएगा तो वो होगी नहीं। समझ में आ गया? कौन? मैंगनीज। इसी वजह से ऐसा होता है, जबकि ऑक्सीजन के साथ वो p/d बॉन्डिंग कर लेता है। मैं आपको आंसर बताऊंगा। दूसरा सवाल क्या है? ट्रांजिशन मेटल शोज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों? ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों दिखाते हैं? एंड बहुत सिंपल क्वेश्चन है, दोनों के दोनों फ्री के 2 नंबर है आपके। इनके आंसर्स कैसे पकड़ोगे जरा आप चेक करो। भैया आगे क्यों नहीं जा रहा है ये? अब ये तो मेरे को ही लेके जाना पड़ेगा क्या इनको आगे? हाँ, तो अभी ये इससे नहीं जा रहे आगे, क्या हो गया पता नहीं।
अच्छा ऊपर कुछ गड़बड़ हुई है, ओ आइला, अच्छा अब ठीक है, समझ गया कि क्या गड़बड़ हुई थी। चलो तो फाइनली इनके आंसर्स कैसे लिखे जाएंगे जरा आप उसको ध्यान से चेक करना। इनके आंसर्स ऐसे होंगे, जरा आप चेक करो। ऑक्सीजन के साथ तो वो पी पाई डी पाई बॉन्डिंग बना लेता है, इस वजह से +7 तक जाता है, लेकिन फ्लोरीन के साथ वो पी पाई डी पाई बॉन्डिंग नहीं बना पाता। कारण क्या है? क्योंकि फ्लोरीन की साइज बहुत छोटी होती है, इस वजह से ऐसा होता है कि कंपैरेबल साइज नहीं है, इसलिए बॉन्डिंग अच्छे से नहीं बन पाती। ये सबको समझ में आ गया। और यहां पर ट्रांजिशन मेटल वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों दिखाते हैं? क्योंकि इनके NS इलेक्ट्रॉन के साथ साथ N-1 डी इलेक्ट्रॉन भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। तो जो डी इलेक्ट्रॉन होते हैं और S इलेक्ट्रॉन होते हैं, दोनों बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, इसलिए वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ही दिखाते हैं। अगला सवाल, नेक्स्ट 7 नंबर सवाल है, क्या पूछता है आपसे? कहता है द ट्रांजिशन मेटल्स, ज्यादातर रीजन के क्वेश्चन आते हैं इसमें, जिंक कैडमियम मर्क्यूरी इनको छोड़ दें। ट्रांजिशन मेटल में जिंक कैडमियम मर्क्यूरी को छोड़ दो तो बाकी सारे हार्ड होते हैं, उनकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होती है। इसका रीजन बताओ, लॉजिक क्या है? इसका लॉजिक है कि अगर जिंक कैडमियम और मर्क्यूरी को छोड़ दे तो बाकी सबके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि अच्छे मेटालिक बॉन्ड बना लेते हैं, इस वजह से इनकी मोलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होती है, जैसे टंक्शन की सबसे ज्यादा होती है। दूसरा सवाल पूछा गया था, आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड इन द फर्स्ट सीरीज ऑफ द ट्रांजिशन मेटल्स आर फाउंड टू बी वेरी इरेगुलर। ऐसा क्यों? इतना इरेगुलर क्यों है? जो मैंने आपको दिखाया भी था ग्राफ के अंदर, आपको याद हो तो, बहुत ही अजीब से ग्राफ बने थे आयनाइजेशन एंथैल्पी के केस में, जो कि किसी लॉजिक को फॉलो नहीं कर रहे थे। ऐसा क्यों होता है? तो छोटे छोटे लॉजिक पूछे, क्या आंसर दोगे? पहले सवाल का जवाब तो बहुत सिंपल है, जिंक कैडमियम मरकरी को छोड़ दें तो बाकी सबके पास क्या होते हैं? साइज छोटे होने की वजह से और अनपेड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से वहां पर उनकी जो क्या बोलते हो उसको, उनकी जो मेल्टिंग पॉइंट है, जो बॉइलिंग पॉइंट है, मेटेलिक बॉन्ड बनाने की वजह से ज्यादा होती है, क्योंकि उनकी डेंसिटी ज्यादा होती है। ठीक है, ये हम पहले से पढ़ चुके हैं, तो आपको ये प्रॉपर आंसर लिख के आना है। अच्छा, कुछ लोग ऐसा भी कह सकते हैं क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज बढ़ता है तो भी इनकी साइज छोटी होती है, साइज छोटी होने की वजह से डेंसिटी ज्यादा होती है, इससे मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होते हैं, ऐसा भी लिख सकते हो। ठीक है। अच्छा, दूसरा यहां पर आगे सवाल पूछा कि यहां पर इतनी ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी में वेरिएशन क्यों है? उसके पीछे का लॉजिक ये है, जरा आप इसको चेक करो। वेरिएशन इन आयनाइजेशन एंथैल्पी, उसके पीछे का रीजन क्या है? वेरिएशन इन स्टेबिलिटी बॉट बाय इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर आप ध्यान से देखोगे तो किसी के पास D0 मिलेगा, किसी का D5 हो, किसी का D10। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन है बेसिकली ये तो हाईली स्टेबल है, क्योंकि यहां पर ये तो D में कुछ इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, ये हाफ फिल्ड है और ये फुल्ली फिल्ड है। तो यहां पर तो समझ में आता है ये हाईली स्टेबल होते हैं, इस वजह से इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होती है। बाकी में बार बार कॉन्फ़िगरेशन चेंज होते रहता है, इस वजह से उनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी भी बदलती रहती है। ये कारण है, क्योंकि उसमें D और D जो इलेक्ट्रॉन्स है बेसिकली बहुत वेरी करते रहते हैं। दैट्स वाई यहां पर जो आयनाइजेशन एंथैल्पी की जो ग्राफ आई थी वो कभी ऐसे, कभी ऊपर, कभी नीचे, ऐसे अनप्रेडिक्टेबल है, जिसको याद करना भी आसान नहीं है। अगला सवाल, 8वां सवाल क्या कहता है? 8वां सवाल कहता है कि असाइन द रीजन फॉर द फॉलोइंग। पहला सवाल है इसमें सॉरी 8वें के पहला सवाल, ट्रांजिशन मेटल्स आर एंड मेनी ऑफ देयर कंपाउंड्स एक्ट एज अ गुड कैटलिस्ट। ऐसा क्यों? ये अच्छे कैटलिस्ट की तरह काम क्यों करता है? क्योंकि इनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, मैं पहले बता चुका हूं। दूसरा सवाल, ट्रांजिशन मेटल आर मच हार्डर देन द एल्कली मेटल। ऐसा क्यों? क्योंकि इनकी साइज छोटी होती है, इनकी डेंसिटी ज्यादा होती है, इस वजह से इनकी मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होते हैं और ये हार्डर होते हैं, है ना। तो दोनों के जवाब बड़े आसान है। ज्यादातर लॉजिकली ऐसे सवाल पूछते हैं कि यहां पर वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होने की वजह से, दैट इज द रीजन की कैटलिस्ट की तरह काम करता है। जैसे कॉन्टैक्ट प्रोसेस में वैनेडियम पेंटॉक्साइड कैटलिस्ट की तरह काम करता है, उसका लॉजिक समझ लेना, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। यही रीजन है जिसकी वजह से वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी बनाते हैं और कैटलिटिक प्रॉपर्टी भी शो करते हैं। अच्छा, अगला सेकंड आपके पास सवाल जो था उसका, यूजेस ऑफ NS and N-1 इलेक्ट्रॉन, इनकी वजह से स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड बनते हैं, इसकी वजह से वो हार्ड होते हैं। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि अनपेड इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा होंगे उतनी मेटेलिक बॉन्डिंग अच्छी बनेगी सामने वाले एटम से, और उतनी मेटेलिक बॉन्डिंग अच्छी बनेगी तो उतना ही वो हार्ड होगा, उसकी मेल्टिंग पॉइंट उतनी ज्यादा होगी। यही रीजन होता है। आपको बताया तो सारा खेल अनपेड इलेक्ट्रॉन का है। जितने ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन उतनी अच्छी मेटालिक बॉन्डिंग, उतनी अच्छी मेल्टिंग पॉइंट, उतनी अच्छी बॉइलिंग पॉइंट। ये रीजन होता है। समझ में आ गया? फाइनली 9वां सवाल क्या कहता है? 9वां सवाल में पूछा, 3 मार्क का क्वेश्चन है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स एग्जिबिट मोर ऑक्सीडेशन स्टेट देन एफ ब्लॉक एलिमेंट। ऐसा क्यों होता है? पहला सवाल। दूसरा सवाल पूछा गया था, एंथैल्पीज ऑफ द एटमाइजेशन ऑफ द ट्रांजिशन मेटल आर हाई, उसके आपको रीजन देने हैं। और तीसरा, द वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द ट्रांजिशन मेटल इज द डिफरेंट टाइप फ्रॉम दैट ऑफ द नॉन ट्रांजिशन मेटल्स। इन सबके रीजन देने हैं आपको कि ऐसा क्यों होता है।
समझ में आ गया? तो एक एक करके पकड़ो। पहला पूछा आपसे, डी ब्लॉक एलिमेंट्स एग्जिबिट मोर ऑक्सीडेशन स्टेट एज कंपेयर टू एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। इसका रीजन पकड़ाना है, इसका रीजन क्या होगा? एंथैल्पी ऑटोमाइजेशन ट्रांजिशन मेटल की ज्यादा क्यों होती है? फिर उसके बाद वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ट्रांजिशन मेटल के डिफरेंट टाइप के होते हैं नॉन ट्रांजिशन मेटल से, ऐसा क्यों? तो इनके लॉजिक क्या पकड़ोगे? तो पहला सवाल का जवाब क्या है जरा आप चेक करो। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो कुछ ऐसा लिखा गया, देखो, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट आर मोर इन डीएनएफ ब्लॉक ड्यू टू स्मॉल एनर्जी डिफरेंस बिटवीन NS एंड N-1D। इनके वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों होते हैं? क्योंकि इसमें S के इलेक्ट्रॉन भी पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्ड बनाने में और D के इलेक्ट्रॉन भी, क्योंकि इन दोनों में एनर्जी की बहुत कम गैप होती है, एनर्जी की गैप बहुत कम होती है, इस वजह से ऐसा होता है। दूसरा जो क्वेश्चन था उसका आंसर क्या है? दूसरा क्वेश्चन क्या था? हाई एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन क्यों होता है? क्योंकि इनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं। अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं तो वो दूसरे एटम के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना रहे होते हैं, इसलिए इनकी एटोमाइजेशन भी ज्यादा होती है। सारा खेल ज्यादातर आपको जो आंसर मिलेंगे वो अनपेड इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड मिलेंगे, ठीक है? एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ज्यादा क्यों होती है? क्योंकि इनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, इस वजह से ऐसा होता है। फिर तीसरा सवाल है कि ट्रांजिशन मेटल हैव ऑक्सीडेशन स्टेट व्हिच इज डिफर बाय यूनिटी, नॉन ट्रांजिशन मेटल डिफर बाय 2 और मोर। आप देखो, अगर आप चेक करोगे ट्रांजिशन मेटल और नॉन ट्रांजिशन मेटल के बीच में क्या डिफरेंस होता है, तो आप जरा चेक करना। यहां पर Fe+2 दिखाएगा, +3 दिखाएगा, कितने का गैप है इसमें? 1 का। कॉपर +2 दिखाएगा, +1 दिखाएगा, कितने गैप है? 1 का। समझ में आ गया? नॉन ट्रांजिशन में क्या होता है? नॉन ट्रांजिशन मतलब पी ब्लॉक के एलिमेंट पकड़ लो, वो नॉन ट्रांजिशन हुए। इसमें अगर आप लेड के ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करोगे तो +2 दिखा रहा है, +4 दिखा रहा है, 2 का गैप है। एसिड में +2 दिखा रहा है, +4 दिखा रहा है, 2 का गैप है, तो एक से ज्यादा का ऑक्सीडेशन स्टेट में गैप आ रहा है, इस वजह से ऐसा होता है, ठीक है? तो ट्रांजिशन मेटल की जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती है बेसिकली, क्योंकि उनमें गैप मात्र एक का ही होता है, इसलिए ऑक्सीडेशन स्टेट की वेरिएशन ज्यादा है एज कंपेयर टू नॉन ट्रांजिशन। ये इसका मतलब है, क्योंकि गैप एक का है तो ये आगे बढ़ते जाएगा, इस वजह से ऐसा होता है। फाइनली 10वां सवाल क्या पूछा गया? हाउ वुड यू अकाउंट फॉर द फॉलोइंग? सारे के सारे ऐसे ही हैं। पहला इसमें क्या पूछा है? मेटल मेटल बॉन्डिंग इज मोर एक्सटेंसिव इन 4D एंड 5D सीरीज ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट देन 3D सीरीज। दूसरा सवाल है मैंगनीज थर्ड अंडरगोज डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन इजीली। और तीसरा सवाल है नेम अ मेंबर ऑफ लैंथेनॉइड सीरीज व्हिच इज वेल नोन फॉर द ऑक्सीडेशन स्टेट +4। आपको लैंथेनॉइड सीरीज का एक मेंबर बताना है जो कि +4 सीरीज दिखाता है। मैंगनीज के लिए बताना है कि उसकी जो मैंगनीज +3 होती है वो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो करती है, मतलब +3 से +6 पे चली जाएगी, +2 पे चली जाएगी, आगे पीछे हो जाएगी, बीच की, वो बीच वाली आपको लिखनी है मैंगनीज के लिए। और फिर ये लिखाना कि मेटल मेटल जो बॉन्डिंग होती है एक्सटेंसिव होती है 4D और 5D सीरीज में, ऐसा क्यों एज कंपेयर टू 3D। तो इनके लॉजिक लिखने हैं आपको। तो पहले सवाल का जवाब क्या दोगे? देखो यहां पर सिंपल है, अगर आप ध्यान से चेक करोगे 4D और 5D सीरीज में आपको पता होगा कि बहुत ही कम गैप था, कोई भी चीज पकड़ लेते। ज्यादातर 4D और 5D सीरीज एक दूसरे के ओवरलैप कर रही थी, है ना? वो लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इफेक्ट की वजह से होता है, क्योंकि वहां शील्डिंग बहुत पुअर होती है, इसलिए वहां पर जो यहां पर मेटेलिक बॉन्ड्स बनते हैं बेसिकली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर होते हैं, इसलिए उनकी एटॉमिक साइज में भी काफी कम गैप होता है। उसके पीछे का लॉजिक क्या है? क्योंकि वहां पर शील्डिंग बहुत ही ज्यादा पुअर होती है 4D और 5D सीरीज में, वहां पर स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड बनता है, यही रीजन है जिसकी वजह से आपको ये दिखाई देता है। दूसरा सवाल पूछा गया कि क्या मैंगनीज +3 की डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन लिख सकते हो? लिख सकते हो। क्या होता है? मैंगनीज +3 एक्चुअली मैंगनीज +2 में कन्वर्ट होती है और मैंगनीज +4 में कन्वर्ट हो जाती है। दिस इज द रिएक्शन जिसमें वो डिसप्रोपोर्शनेशन शो कर रहा है, मतलब अपने आप को घटा भी रहा है और अपने आप को बढ़ा भी रहा है। आ गया समझ में? अगर आप मैंगनीज +3 को पानी में डाल दोगे तो Mn+3 किस में कन्वर्ट हो रहा है? Mn+2 में। और Mn+3 किस में कन्वर्ट हो रहा है? MnO2 यानी कि +4 के अंदर। सो दैट इज द रिएक्शन जिसमें डिसप्रोपोर्शनेशन शो हो रहा है। और आखिरी सवाल आपसे पूछा गया +4 कौन दिखाता है? तो देखो लैंथेनॉइड शोइंग +4 ऑक्सीडेशन स्टेट इन Ce+4, सीरियम +4 में जनरली आपको +4 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाई